आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, पिछले तकरीबन एक हफ्ते से आप मीडिया पर सुन रहे हैं JIT। बहुत बहस हो रही है, तकरार हो रही है कि अली ज़ैदी साहब ने जो JIT फ्लोर ऑफ द हाउस पे लहराई, जो उन्हें कोई लिफाफे में डालकर दे गया और लिफाफे के ऊपर बेस्ट ऑफ लक लिख गया, क्या वो JIT दुरुस्त है? या फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो JIT अपलोड की है, क्या वो दुरुस्त है? एक तो इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने अभी तक पिछले एक हफ्ते से इस इशू पर बात नहीं की थी, लेकिन आज करूंगा, क्योंकि कराची में क्राइम का और लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला रहा है, वो ऑलवेज स्पोकन वेरी पैशनेटली अबाउट इट, बिकॉज मैं समझता हूं कि मेरे रोशनियों के शहर कराची को जुल्म व बर्बरियत के अंधेरों में धकेलने में इस क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के मसले का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो कराची तो एक ऐसा शहर था जहां पे मल्टी नेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेस थे। ये एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये एक ऐसा शहर होना था जो दुबई से आगे होता, UAE से आगे होता, शारजा से आगे होता, ओमान से आगे होता। लेकिन जब कराची में दहशतगर्दी होती चली गई, जब कराची में टारगेट किलिंग भत्ताखोरी होती चली गई, जब कराची में फिरका वाराना फसादात होते चले गए, चाहे वो लिसानी बुनियादों पर हो, सियासी बुनियादों पर हो या मजहबी बुनियादों पर, जब कराची में गले कटते चले गए, जब कराची में कटे सरों से फुटबॉल खेला जाता रहा, और जब कराची में हमने देखा कि कटे सरों को खंभों पे लटकाया गया, तो फिर कराची सर्टनली तरक्की तो नहीं कर सकता था। और यही वजह है कि कराची के वो हालात हुए जो हमने देखे 1980s में। सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद 90s में, उसके बाद फिर 21वीं सदी की पहली दहाई में हमने देखा, और फिर दूसरी दहाई में 2013-14 तक मामला बहुत ख़राब रहे। क्या मामलात हुए थे कराची के साथ? सबसे पहले आपको एक मोन्टाज दे। मुझे आज के प्रोग्राम में स्पेशली ज्वाइन किया अब्दुल कादिर पटेल साहब ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। पटेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है पटेल साहब कि एक JIT आपकी गवर्नमेंट सिंध ने होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी, और दूसरी JIT अली ज़ैदी साहब लहराते हैं और कहते हैं जी ये असल JIT है, तो अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है PTI ने और पीपल्स पार्टी ने, और अवाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल JIT आखिर है कौन सी। तो मुझे ये बताइएगा कि सही, मुस्तनिद और मुकम्मल JIT कौन सी है पटेल साहब? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने जो कराची के पस मंज़र बताया मैं उससे फुली एग्री करूँगा। इसी शहर में हमारी भी पैदाइश हुई है, और 86 तक हमने इस शहर को रोशनियों का शहर भी देखा जी। और उस पर आप ज़रूर बात करेंगे कि क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया या क्या ऐसी वजह बनी कि ये शहर रोशनियों का शहर के बजाय कत्लो गारत का शहर बन गया, और कौन सी चीज़ वजूद में आई और जिसके बाद पे दर पे चीज़ें वजूद में आती रहीं, बत्ता, टार्चर सेल, कत्लो गारत, नस्ली फसादात, ये सारे इस शहर में हुए। आखिर इसका बुनियादी महर्रिकात और एक बुनियादी महर्रिक क्या था, उस पर भी आप ज़रूर रोशनी डालेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि देखें, 2016 में जब ये JITयाँ बन रही थी, तो उस वक्त एक JIT के लिए मुझे ख़त लिखा गया कि आप पर इल्ज़ामात हैं। मैं लंदन में था और पाकिस्तान रेंजर्स का वो ख़त था जिस पर मैं लंदन से आया, और मैंने उस तफ्तीश में हिस्सा लिया 2 रोज़ जी, सुबह से शाम तक, रात तक। और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप जा सकते हैं, और एक JIT फिर रिलीज़ हुई जो कि सिंध गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट को दे दी गई। वैसे लंदन गए क्यों थे पटेल साहब? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ होकर लंदन गए क्यों थे आप? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरी एक तकरीर मुतनाज़ा हो गई थी, मुझे पार्टी ने कराची डिवीज़न की सदारत से सस्पेंड किया जी। और फिर ये होता है कि आपको पता है मुख्तलिफ मीडियाज़ ने मेरी राय लेनी चाहिए, और मैं नहीं चाहता था कि मज़ीद इस बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, और मज़ीद हमारे दरमियान और मेरे दरमियान जिस पार्टी में मैंने उम्र गुजार दी उसमें मज़ीद तलखियाँ बढ़ें। क्या ये वजह नहीं थी अब्दुल कादिर पटेल साहब के कराची में जो ऑपरेशन हो रहा था लियारी में भी खास करके, उसमें तेजी आ रही थी, और यही वजह थी कि आप लंदन चले गए थे? बहरहाल ये आपको क्रेडिट देते हैं कि आप वापस आए और आपने सरेंडर किया बिफोर दी लॉ अथॉरिटीज। बैरिस्टर साहब, मैं इस पस मंजर में भी आपको एक बात बता दूं,
जब ये कराची ऑपरेशन शुरू होने वाला था तो गवर्नर हाउस में मियां नवाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें चौधरी निसार, इसाक डार, परवेज रशीद, ये सारे वजीर मौजूद थे। उसमें तमाम पार्टीज के नुमाइंदगान मौजूद थे, पूरी कराची के सियासी पार्टी के नुमाइंदगान मौजूद थे। पर ये उसमें ये बात हुई कि कराची में एक ग्रैंड किस्म का रूथलेस ऑपरेशन होना चाहिए और हम सब ने उस पर इत्तफाक किया। उस पर मेरे साइन मेरी पार्टी की तरफ से मैंने इस ऑपरेशन की रजामंदी पे साइन किए और मैंने रजामंदी। चलिए ठीक है पटेल साहब, मेरा जो पहला सवाल था काइंडली उसका हाँ या ना में मुझे जवाब दे दें कि सही JIT कौन सी, हमें ये बता दें कि क्या जो सिंध गवर्नमेंट ने होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लगाई है जो आप कहते हैं कि जी ये हमारी तरफ से, ये सही है या अली जैदी साहब वाली JIT सही है? बैरिस्टर साहब मुझे बात करने का मौका देंगे, इंशाल्लाह मैं सारी बातें कवर कर जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, अब उसी जो है ना तनाजुर में यह ऑपरेशन शुरू हुआ और इसमें कोई तेज़ी या सुस्ती का मसला नहीं था। इसी दौरान मेरे पार्टी से एक मुतनाज़ा तकरीर हो गई और मैं सस्पेंड हुआ और मज़ीद मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता था और वैसे भी बहुत अरसे से मैं यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी थका हुआ था, तो मैं कुछ अरसा बाहर जाना चाहता था और मैं चला गया। चलिए, जब मैं वह बाहर गया तो मुझे फिर ये ख़त मौसूल हुआ, मैं आया, मैंने इस तफ्तीश में हिस्सा लिया और उसके बाद एक JIT सबके सिग्नेचर से, JIT के जितने मेंबरान बशमूल सरबरा के सिग्नेचर से सिंध गवर्नमेंट के पास जमा हुई, जो कि हमारे पास भी नहीं थी, मुझे भी इसका नहीं पता था। और अब जाकर एक दूसरा कागज़ जो बकौल कोई मोटरसाइकिल वाला किसी को दे गया है, वो भी 3 साल पहले, जो अब के बासी हो चुका है, उसको जो है असेंबली में जब लहराया गया तो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी वो JIT पब्लिश कर दी जिसपे तमाम मेंबरान के साइन है। अब इसमें ज़्यादा बहसियत बैरिस्टर आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बहस की तो गुंजाइश ही नहीं है। कि तो फिर हम ये माने पटेल साहब, हम ये आपका ये मौक़िफ़ है कि फिर जो आपकी सिंध गवर्नमेंट ने होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे JIT अपलोड की है वो सही है, मुस्तनद है, मुकम्मल है और सरकारी डॉक्यूमेंट है? और उसी तनाजुर में अदालतों में वो सारे केसेस भी चल रहे हैं, कई एक पे सजाएं भी हुई हैं, कई एक अपने मंतक के अंजाम को पहुंचने वाले हैं, सारे केसेस भी उसी तनाजुर में चल रहे हैं। अब अली जैदी साहब की जो JIT आप कहते हैं कि वो मुस्तनद ही नहीं है, तो फिलहाल मैं उस पर आपसे बात ही नहीं करता। जिस JIT को आप मुस्तनद कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, आप मुकम्मल कहते हैं, उसी के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा कि उज़ैर बलोच क्या दहशतगर्द था? क्या टारगेट किलर, भत्ताखोर था, गैंगस्टर था, क्रिमिनल था? बैरिस्टर साहब, आप और मैं अगर कोई डिसीजन देंगे, उस वक्त तक कि अदालत डिसीजन ना दे, हम नहीं समझ सकते कि हमें ये करना चाहिए। तो सर अदालत ने तो फैसला दिया ना, 20 अप्रैल 2020 में मिलिट्री कोर्ट ने गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को हसास मालूमात फराहम करने पे उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट के तहत 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। एक अदालत तो फैसला दे चुकी है, 59 और मुकदमात उनके खिलाफ पेंडिंग है जिन पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो JIT जिसको आप मुस्तनद कह रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट ने खुद इशू की है होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है उज़ैर बलोच के खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज की, उसकी रोशनी में क्या आपको शक है कि उज़ैर बलोच एक दहशतगर्द और टारगेट किलर और गैंगस्टर था? बैरिस्टर साहब, आप माशाल्लाह लॉ जानते हैं। देखिए, JIT की अहमियत उस वक्त होती है जब उससे जो असल सबूत हों उसके साथ मुंसलिक किए जाए। तो मिलिट्री कोर्ट में अगर को सबूत मुंसलिक हो गए और उन्हें सज़ा दी तो यकीनन वो उन पर सज़ा हो गई। दूसरे केसेस में भी एविडेंस मिलेंगे जब, तो फिर मानिए कि वो जासूस था, जो इल्जामात उस JIT में। पटेल साहब, फिर मानिए कि वो जासूस था, वो सज़ा जब सर एस्पियोनाज पे होगी ना सज़ा कायम। सर 20 अप्रैल 2020 को मिलिट्री कोर्ट ने दे दी सज़ा जासूसी पे। बैरिस्टर साहब, मेरी बात सुन लें, जब तक अभी तक ये सज़ा कायम है तो यकीनन आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। जी ठीक है, और बाकी जो मामलात हैं आप कह रहे हैं कि वो केसेस अभी फिलहाल पेंडिंग है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उज़ैर बलोच टारगेट किलर, भत्ताखोर, गैंगस्टर या क्रिमिनल था, ऐसे ही है जी? किसी के लिए भी हम नहीं कह सकते, उज़ैर बलोच के लिए नहीं, किसी के लिए भी हम नहीं कह सकते। अच्छा, किसी की बात और है पटेल साहब, एक्चुअली किसी की बात और है। मैं ये JIT, मैं तो अली जैदी की JIT को, ये देखें, ये अली जैदी की JIT है, दोनों मेरे सामने। ये अली जैदी की JIT जो है ना, इसको फिलहाल मैंने ये दबा दिया मट्टी में और इसको मैं जला के भस्म कर देता हूं। जो सिंध गवर्नमेंट की JIT मेरे सामने है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि जी ये मुस्तनद है, ये मुकम्मल है और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसी के मुताबिक मैं आपसे बात कर लेता हूं। मुझे फरमाइएगा, इस JIT के पैराग्राफ 14 में, मेरा सवाल सुन ले, उसके बाद मैं पूरी बात सुनूंगा, मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी, सवाल सुन लीजिए। पैराग्राफ 14 में
पैराग्राफ 14 में सफा नंबर 7 पे ये लिखा हुआ है इस जेआईटी में कि डिटेल ऑफ एथनिक किलिंग्स थ्रू हिज गैंगस्टर्स, यानी कि उज़ैर बलोच ने अपने गैंगस्टर्स के थ्रू कितनी लोगों को मौत के मुंह में उतारा लिसानी बुनियादों पे। और ये पैराग्राफ 14 आपने जेआईटी पढ़ी है? वैसे कुछ इससे अभी मैंने पढ़े हैं, हालांकि पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी तक भी नहीं आया, लेकिन जो डाउनलोड होकर मेरे पास आई पीडीएफ फाइलें उसको मैं पढ़ता रहा हूँ, मुख्तलिफ हिस्से मैंने पढ़े। सर पढ़ लें, बड़ा जरूरी है। आपकी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है इसकी बुनियाद पे। पैराग्राफ 14 में लिखा हुआ है जी, एक्यूज्ड डिस्क्लोज दैट इन 2010 accused ordered his under-mentioned gangsters to accelerate the killings of opponent workers. Details are as under. Name of the gang leader, यानी कि सारे गैंग लीडर उज़ैर बलोच के लिए काम करते थे। पैराग्राफ 14 सफा नंबर 7, उस्ताद ताजू ग्रुप, नंबर ऑफ मेंबर्स 15 से 20, नंबर ऑफ एथनिक किलिंग्स 15। इसी तरह अहमद अली मक्सी ग्रुप, ये मैंने पढ़ा है जी, अहमद अली मक्सी ग्रुप 15 लोगों के कत्ल किए उन्होंने बकौल इस जेआईटी के उज़ैर बलोच के कहने पे। इसी तरह वसीउल्लाह लाखू ग्रुप, अमीन बुलेदी ग्रुप, शराज कॉमरेड ग्रुप, जब्बार लंगड़ा ग्रुप, जब्बार जिंगू ग्रुप, सुहेल दाद, रेहान उर्दू स्पीकिंग ग्रुप, सलीम चकलेटी बलोच पारा लियाकताबाद, शाहिद बिकाक, जमील चंगा ग्रुप, मुल्ला निसार, आसिफ सरदार, ये सारे ग्रुप लिखे हुए हैं जी कि उज़ैर बलोच के कहने पे इन लोगों ने 158 लोगों को कत्ल किया है। पटेल साहब बिल्कुल। अच्छा, अब आप इस पे देखें कि इसी सिंध गवर्नमेंट ने लहरी ऑपरेशन भी किया, आप उसको क्रेडिट नहीं देते। इसी सिंध गवर्नमेंट ने ये जेआईटी बनाई, इस जेआईटी को तश्कील दिया, इसको मुकम्मल किया और आज वो अदालतों में। इसी जेआईटी को आप मुझे पढ़ के सुना रहे हैं कि इसमें ये इल्ज़ामात हैं। आप इसी जेआईटी के मुख्तलिफ किरदारों के नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैं इसलिए मोहतात हूं क्योंकि एक दो जो अमीन बुलेदी का जो आपने जिक्र किया, मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक उस पर जो केसेस इस जेआईटी में थे उनमें से वो 2-4 केसेस में बरी भी हो चुका है। अब बहुत सारे लोग को बेल भी मिल चुकी है उन केसेस में जिनका सो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो हमें मोहतात होकर बात करनी चाहिए कि हम किसी को फौरी तौर पर अपने तौर से फैसला ना दे दें। हमें इंतज़ार करना चाहिए, जिसका काम है, जो कोर्टों का काम है वो नहीं। आई एम नॉट प्लेइंग कोर्ट। आप सही कह रहे हैं कि मैं कोई फैसला तो नहीं दे रहा, लेकिन जिस जेआईटी को आप मुस्तनद कह रहे हैं मैं उसी की बुनियाद पे आपको ये बता रहा हूँ कि मजीद इस जेआईटी के पैराग्राफ 15 में लिखा है कि और कौन सी लोगों को कत्ल किया उज़ैर बलोच ने। और इसमें पैराग्राफ 15 सफ़ा नंबर 8 पे है जी कि उसने इतराफ़ किया कि जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला के ज़रिए जलील को अगवा करके कत्ल और लाश नामालूम जगह पर ठिकाने लगा दिया। मुझे पता है कि अली जैदी की जो जेआईटी रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जी आपके कहने पर जलील को कत्ल किया क्योंकि उसका भाई रज़ाक कमांडो जो था उसने आपके कोऑर्डिनेटर ईदी अमीन को कत्ल किया था। लेकिन चले मैं उस पर जाता ही नहीं हूँ ना, मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है जी, इतराफ़ किया। नहीं उस पर भी आया है, मैं आता ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द शो में आऊँगा सर, अभी तो मैं आपकी बैटल फील्ड पे आ रहा हूँ सर। फिर इसमें ये लिखा है जी उसने इतराफ़ किया कि 19 अक्टूबर 2010 को आना चाहता हूं सर यू मोस्ट वेलकम। 19 अक्टूबर 2010 को उसके साथी जब्बार लंगड़ा और दीगर ने 11 लोगों को एक दूसरी सियासी जमात को भत्ता देने पे कत्ल किया, एक दूसरी सियासी जमात को भत्ता देने पे कत्ल किया। 2004 में अरशद पप्पू ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जहांगीर लासी और यासिर बलोच को कत्ल किया। 2010 में जेल वार्डन और हेड कांस्टेबल लाला मीन को कत्ल करवाया उस्ताद ताजू के घर बुलवा के, क्योंकि लाला मीन ने एक बार जेल में बेइज्जत किया था उज़ैर बलोच को। 2012 में उज़ैर बलोच के हुक्म पर मलिक मोहम्मद खान को ली मार्केट में कत्ल किया गया। वजह एंटी बलोच स्टेटमेंट देता था और बलोचों का फन उठाता था। Whosoever he was, but did Uzair Baloch had the authority to kill somebody even if somebody is a gangster? देखिए जी, no one has authority, only law has authority। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें जितने भी जराइम हैं इसके सबूत उससे लिंक्ड करने पड़ेंगे आपको। जेआईटी, आप बैरिस्टर है, जेआईटी 2016 में और उससे पहले हजारों बनी है। देखिए कराची शहर में एक एक दिन में 100 कत्ल भी हुए, जब एक एमपीए का कत्ल हुआ था। इस कराची में 12 मई जैसे वाकयात भी हुए हैं, 50 लोग सड़कों पर सबके सामने जिनकी वीडियोज हैं वो मारे गए। इस जेआईटी के साथ 2 और जेआईटियां भी रिलीज हुई हैं, जिसमें बल्दिया टाउन की जेआईटी भी है, जिसमें भी बात करेंगे, तादी भी है जी, करेंगे बात। तो आप देखिए कि ये सारी चीजों को आपको अब लिंक करना पड़ेगा ना, उसके ऑफिशियल जो एविडेंस है वो सारी चीजें हम लिंक करेंगे, तो जेआईटीओ की अहमियत नहीं रहती। लेकिन देखिए जेआईटी, अब आप कहते हैं कि आपने जेआईटी इशू की है,
और उसके अंदर 6 लोगों के दस्तखत हैं, और वही JIT मुझे बता रही है कि 2013 में पुलिस कांस्टेबल शुजा शाह को उज़ैर बलोच ने कत्ल करवाया, 2012 में पुलिस कांस्टेबल तुफैल अहमद को उज़ैर बलोच ने कत्ल करवाया, 2012 में पुलिस कांस्टेबल राज मोहम्मद को उज़ैर बलोच ने कत्ल करवाया, 2013 में हवलदार मुनीर और हवलदार एजाज को, जो कि पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार थे, उनको उज़ैर बलोच ने कत्ल करवाया। उज़ैर बलोच ने 5 थानों पर हमले करवाए। उज़ैर बलोच के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं वो 14 से लेके, पेज नंबर 14 से लेके 23 तक दर्ज है सर, एंड 56 क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट उज़ैर बलोच उस JIT में जो आपकी हुकूमत ने बनाई है, और आप कहते हैं कि पता नहीं वो दहशतगर्द है कि नहीं है। नहीं, मैं नहीं मैंने ये नहीं कहा बैरिस्टर साहब, मुझे आपसे इसकी तवक्को नहीं थी। मेरे अल्फाजों को आपने जिस तरह पेश किया, मैंने कहा कि वो जिस केस में भी उसको सजा होगी, वो अगर दहशतगर्दी के तो वो दहशतगर्द है, उसको अगर जासूसी के केस में सजा हुई तो जासूस है, अनलेस अनटिल कि उसको अपील में हो जाता है, क्लियर होता है, नहीं होता। लेकिन जिस केस में उसको अभी तक सजा नहीं हुई, तो सिर्फ ये JIT पढ़ के आप फैसला मैं और आप नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, अभी तक फैसला जासूसी के हवाले से हो गया, तो आप समझते हैं कि उज़ैर बलोच फिलहाल जासूस तो है, फिलहाल जब तक वो फैसला जब तक ये फैसला उस पर सादिर है। ऑन दैट नोट वी हैव टू टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। कादिर पटेल साहब आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे फरमाइएगा एक चीज़, तो चले हमने पहले सेगमेंट ऑफ द शो में ये अग्री कर लिया कि उज़ैर बलोच के हवाले से एक फ़ैसला आ गया एस्पियोनाज का, तो वहाँ तक तो आप मानते हैं कि जासूसी की, और बाकी चीज़ें अभी अंडर ट्रायल हैं। अब मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के इल्ज़ामात उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ हैं, किसके कहने पे आपके ख्याल में उज़ैर बलोच इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था, अगर था, या कौन सरपरस्ती कर रहा था? अगर जो उज़ैर बलोच की पर्सनैलिटी को जानता है, जहाँ तक मैं उससे मुलाकात मेरी रही है और मैं हमेशा इसको एडमिट करता हूँ, मैं कभी डिनाई नहीं करता हूँ, जो भी उज़ैर बलोच को जानता है, आप उसकी तकारीर उठा के देख लें, वो अलमिया है कि वो चलती नहीं है, और उसके बयानात उठा के देख लें, उसके इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, तो वो खुद एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर था। वो खुद बहुत बड़ा अपने अंदर एक सरदार था, और किसी के कहने पर या किसी के करने पर वो कुछ करने वाला था नहीं, वो किसी की बात सुनने वाला था नहीं, वो बात मनवाना जानता था, मानता नहीं था। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा की सरपरस्ती हासिल थी उज़ैर बलोच को, और यही वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ जो लियारी है, वहाँ पर इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो करवाता रहा, लोगों को कत्ल करवाता रहा, भत्ते लेता रहा, जुए खाने चलवाता रहा, पुलिस वालों को भत्ते देता रहा, लेकिन उसके बावजूद उसकी पकड़ नहीं हुई कभी? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी पकड़ के लिए ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन अगर आप तारीख लियारी उठाकर देखेंगे ना बैरिस्टर साहब, तो ये सिर्फ उज़ैर नहीं था। खैर, ये तो हमारी वजह से इतना फ्लैश हुआ, 2016 में ऑपरेशन हुआ, 14 में, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मंजर आम पे आई। तो लियारी की तारीख ही गैंगस्टर से भरी हुई है। उस वक्त के हम पैदा भी नहीं हुए थे। ये दादल शेरू से लेके बाबू डकैत, हाजी लालू, अरशद पप्पू, गफार जिक्री, आई डोंट नो, यू नेम इट, रहमान डकैत, जिसको उस वक्त तक तो हमने कभी देखा ही नहीं। 2011 में मेरी पहली बार मुलाकात हुई उज़ैर से, बैसित कराची प्रेसिडेंट जब मैं बना, तो एक फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहली बार मेरी उससे मुलाकात। ठीक है, पीपल्स पार्टी से उज़ैर बलोच का कोई ताल्लुक नहीं था, आप कहते हैं? नहीं, मैं नहीं कहता हूं, वो खुद कहता है। सर मैं सुना देता हूं, वो तो कहता है कि मैं पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूं। उज़ैर बलोच तो कहता है जी ये भुट्टो जलसे में नारे लगाता लियारी में, सुन लें आप। और जब पीपल्स पार्टी के और उज़ैर बलोच के इख्तलाफात हुए कादिर पटेल साहब, तो फिर उज़ैर बलोच की जो एहलिया है उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। कादिर पटेल साहब, आपने सुना, आपका नाम भी वो बार बार ले रही हैं। आखिरी सवाल आपको सुनवाता हूँ, फिर यू विल हैव योर टाइम टू रिस्पॉन्ड। उज़ैर बलोच खुद कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमें असला दिया ताकि हम MQM के खिलाफ इस्तेमाल करें, और हुकूमत आपकी पार्टी की थी। सुनिए जी। अब्दुल कादिर पटेल साहब। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब हम वक्त शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि उनकी वाइफ का है, देखें, शर्मिला ने डिनाई किया है कि वो नहीं थी वहाँ पर।
और मोहतरमा फरियाल तालपुर का जो वो कह रहे हैं तो मैं उसका गवाह नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मेरे सामने ये मुलाकात हुई नहीं। आई वुड नॉट, मैं इस पे कोई कमेंट। सर तस्वीरें तो है ना शर्मिला फारूकी साहिबा की भी और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की भी तस्वीरें हैं उनके घर में? होंगी सर, मेरी तस्वीरें हैं, मैं एडमिट करता हूँ, मैं मिला हूँ, मैं मिलता रहा हूँ, मैं ये एडमिट करता हूँ ना सर। तो फिर उनकी तस्वीरें हैं तो वो भी मान लीजिए आप। तो कमेंट नहीं, मैं मानूं या वो माने जिनकी तस्वीर है, मैं अपनी तस्वीरों को मैं तो आपकी राय मांग रहा हूं ना। आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर, आप तो चले मान रहे हैं कि आप उनसे बात कर लें प्लीज। देखें आप किसी के बारे में मुझसे नहीं पूछ सकते ना, आप उनसे खुद पूछेंगे, ठीक है ना। आपकी पार्टी की आदत के हवाले से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरी पार्टी की आदत के हवाले से मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बखुदा, अब एक अजीब बात है कि वो तो जानते भी नहीं थे इनको। अच्छा, उन्होंने नाम जरूर सुना हुआ होगा, हाँ उन्होंने नाम जरूर सुना था, वो जानते भी नहीं थे, वो मिले भी नहीं। और फरियाल तालपुर साहिबा, बाकी चीजें, फरियाल तालपुर साहिबा की तस्वीरें हैं, उनकी बेगम उनके सामने बात कर रही हैं, इस पर मैं अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहता, अब उनसे खुद आप पूछ लीजिएगा। लेकिन शर्मिला ने चूंकि डिनाई किया है कि उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि शर्मिला ने डिनाई किया है, लेकिन अब वो डिनाई किस हद तक है, ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं सर। अच्छा, तकारीर का आपने जिक्र किया कि वो पीपल्स पार्टी के हक़ में तकरीर कर रहे हैं। ये वो दौर है जब इतनी कत्ल गारत कभी नहीं हुई थी। अभी शुरू कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो मतलब लिमिट से आउट हो रही हो, लेकिन जब हमने देखा कि ये चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो फिर हम पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, अपने तमाम तरह से मिलना जुलना जो सलाम दुआ थी वो भी ख़त्म कर दी और एक रूथलेस ऑपरेशन किया। लेकिन वो ऑपरेशन नाकाम हुआ, बिल्कुल नाकाम हुआ, चूँकि बहुत सारे उसके मुहर्रिकात हैं, फिर कभी हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद एक आपके चैनल समेत तमाम समाजी तंजीमों, सियासी तंजीमों पाकिस्तान की, उन सब ने लयारी के इस ग्रोह या उस अंदर जो लोग फंस गए थे उस ऑपरेशन के नतीजे में, उसके लिए आवाज़ें उठाना शुरू की और शोर बुलंद हुआ कि जी जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो गई है। तो फिर ये ऑपरेशन रोक दिया गया और रिकन्सिलिएशन हुई। रिकन्सिलिएशन में सर उसके ऊपर मैं आऊंगा पटेल साहब, जनाब ऑपरेशन रोका गया, कैसे रोका गया, सही रोका गया, गलत रोका गया, रिकन्सिलिएशन ठीक हुई, गलत हुई, और अगर हुई तो किस तरह से हुई कि जो सही एफआईआर्स थी वो भी वापस हो गई और उजैर बलोच की जो हेड मनी लगाई गई थी उसका नोटिफिकेशन वो भी वापस हो गया, जो लोग बेचारे इनोसेंट मारे गए थे उनके खिलाफ जो मुल्जिमान पे एफआईआर्स हुई थी वो भी विड्रॉ कर ली गई। तो किस कानून के तहत ये सब कुछ हो गया उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन फिलहाल जो आपने कहा ना कि आसिफ अली जरदारी साहब का कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं उजैर बलोच से, शायद उन्होंने नाम ही सुना होगा। आज का एक स्टेटमेंट है सर हबीब जान बलोच का, जिसमें वो क्या फरमा रहे हैं जरा सुनिए। सर इतना एविडेंस है, इतना मवाद है। जुल्फिकार मिर्जा आपके वो मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे सिंध के, उन्होंने क्या उजैर बलोच मेरे बच्चों जैसा है, मेरे भाइयों जैसा है, 300 लाइसेंस हमने दिए हैं सिर्फ शादियों ब्याह पे चलाने के लिए नहीं दिए हैं, और ये हमारी जैली तंजीम है। कैसे बात जवाब भी सुनते जाए ना। जी फरमाइए फरमाइए। आप थोड़ा सा मुझे भी मौका दे दे, मैं गेस्ट हूँ। जी 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 जी। अच्छा, अबीब जिसकी बात कर रहा है, बखुदा मुझे कभी साहब ने नहीं कहा कि मैं जाकर उजैर को ले आओ और मुझे उससे मिलना। ये मैं कैटेगोरिकली मैं ये कह रहा हूँ। और फोन किसको आया ये उन्हीं को पता होगा, मुझे नहीं आया, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। ये फोन किसको आया कि जी आसिफ अली जरदारी उजैर से मिलना चाहते हैं और कादर के साथ आ जाना, ये भी पूछ लें, और किस नंबर से आया उसका रिकॉर्ड होगा, सब कुछ होगा, एविडेंस होगा। ऐसी कोई बात मुझे कभी नहीं कही गई, ये मैं कसम खाकर भी कह सकता हूँ, हल्फिया भी बयान कर सकता हूँ। ठीक है, आगे चलिए जी। अब टप्पी की बात आ जाती है। टप्पी आया तो उसको इलेक्शन लहरी से लड़ना नहीं था, ये शायद एक कॉन्सेप्ट बना लिया गया है कि शायद टप्पी लहरी से इलेक्शन लड़ेगा, और वो बड़ा पावर स्टाइल में था। टप्पी का शुरू से टारगेट ठट्ठा था और ठट्ठा से ही इलेक्शन लड़ा। तो इस वजह से कोई ताल्लुक खराब नहीं हुए। ताल्लुक खराब इस वजह से हुए कि पीपल्स पार्टी के कारकुन मारे जाने लगे, पीपल्स पार्टी के ओहदेदार मारे जाने लगे वहां पर, क्योंकि लहरी ऑपरेशन के बाद जो रुक गया, जिस पर आप कहते हैं मैं बाद में बात करूंगा, बेसिकली उस पर बात पहले करनी चाहिए आपको, कि उसके बाद
साथ ताल्लुक बहुत ख़राब हुए, पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों को हिजरत करना पड़ी, कारकुनों को। और जो आप बात कर रहे हैं उज़ैर साहब की कि वो पीपल्स पार्टी के हक़ में तकरीर कर रहे हैं, तो बहैसियत एक वोटर के कर रहे हैं, बहैसियत एक सपोर्टर के कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि वो पीपल्स पार्टी का कभी हिस्सा नहीं रहे, कभी ऑफिस होल्डर नहीं रहे, कोई शनाख्त नहीं रहे, कोई ओहदेदार नहीं रहे, इवन कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं रहे। उन्होंने 2002 का इलेक्शन हमारे खिलाफ, बल्दियाती इलेक्शन हमारे उम्मीदवार के खिलाफ लड़ा। तो इन चीजों को भी तो आप देखें ना। अच्छा सर, फिर मुझे एक और बात का जवाब दीजिए पटेल साहब, कि आप कहते हैं कि वो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर नहीं रहे, किसी किस्म का कोई डेजिग्नेशन, कोई पोजीशन उनके पास नहीं थी, उसके बावजूद उज़ैर बलोच आते हैं टेलीविजन पे 2013 में और वो बताते हैं कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने इलाके के 500 लोगों को रोज़गार दिलवाया है। उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से मैंने मेडिकल कॉलेज अपने इलाके में बनवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से लॉ कॉलेज बनवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से गर्ल्स कॉलेज बनवाया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को उज़ैर बलोच मार रहा था और उज़ैर बलोच का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच पर इतनी मेहरबान क्यों थी? उसके कहने पे 500 लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो आप ये यकीन कर लेते हैं कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र वो कर रहे हैं वो सब इन मौसूफ के कहने पर बने, तो फिर वहां के एमपी एमएनए क्या कर रहे थे, ये जरा आप उनसे पूछिए। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एमपी एमएनए को भी टिकट उसके कहने पे मिलते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें। तो मैं खुद बैठा था उस मीटिंग में। नॉट एट ऑल, गलत बात है बिल्कुल ये। तो फिर जुल्फिकार मिर्जा सब कहते हैं, जब जुल्फिकार मिर्जा कहते हैं हमारी ज़ैली तंजीम है। बैरिस्टर साहब आप मेरी बात तो सुनते नहीं ना। बैरिस्टर साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एक बार बात करके रुक जाया करें, जब मैं रुक जाऊं फिर आप बात करें, ठीक है? आप कहते हैं 500 नौकरियां हमने दी क्रिमिनल्स को उसके बोलने पे। यार 500 बहुत बड़ा नंबर है, आप 10 तो उठा के ले आए ना, कोई पकड़ के ले आए, दिखा देना हमें कौन से थे, कहां लगे। ये तो सर आपकी सिंध हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन करके लेकर आनी है, ये मेरा काम तो नहीं है, ये तो आप लोगों का काम है, ये आप ही ने तो करना था, लेकिन क्यों नहीं किया आपने? सर लेकिन अव्वल ये चीज है कि ये लगे होते तो हम इन्वेस्टिगेशन करते ना। ये हुआ ही नहीं है सिरे से। कोई 500 लोग उनके बोलने पे क्रिमिनल कहीं नहीं लगे। सारे महकमों के रिकॉर्ड उठा के चेक कर लिए गए, छान मारे गए, कोई नहीं लगा, कोई क्रिमिनल नहीं लगा। हाँ, लोगों को रोजगार मिला है, पीपल्स पार्टी रोजगार देती है और इंशाल्लाह देती रहेगी। और ये सारे प्रोजेक्ट्स तो पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच के बुनियादी मैनिफेस्टो में थे। उज़ैर बलोच के कहने पे आपकी गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे रही थी, उज़ैर बलोच के कहने पे प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे थे लियारी पे, उज़ैर बलोच के कहने पे कॉलेजेस नहीं बन रहे थे। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लियारी में ऑपरेशन हुआ और उज़ैर बलोच के हवाले से एक हेड मनी का उसके सर की कीमत लगाई गई थी, एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। और अब आ जाते हैं अली ज़ैदी साहब की JIT, जिसमें वो कहते हैं जी कि उज़ैर बलोच फरियाल तालपुर साहिबा से और चीफ मिनिस्टर उस टाइम के कायम अली शाह से मिले और उसके बाद वो नोटिफिकेशन वापस हो गया, बल्कि वो तमाम केसेस जिसमें उज़ैर बलोच के खिलाफ रियासत पार्टी थी वो भी विड्रॉ हो गए। दो हिस्से सवाल के, एक हिस्सा गलत है, एक हिस्सा निस्बतन मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, वो मिले नहीं, उन्होंने कोई आकर रिक्वेस्ट नहीं की, उनसे जिन लोगों के आपने नाम लिए उनसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। लियारी ऑपरेशन के बाद 14 रोज तक चलने के बाद 51 लोग मारे गए और 2100 FIRs हुई। 2100 लोग नामजद हुए FIR में। कितने? 2100 लोग। और उनमें से ऐसे भी लोग थे जो इस मुल्क में नहीं थे या वफात पा चुके थे। तो उस 14 रोज की जो FIRs थी, हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि ये अब साइक्लोइक स्टाइल FIRs है, इसमें रिपीटिशन हो रही है, इसको साबित नहीं किया जा सकता। और जब तक ये 2100 लोग इसमें बुक रहेंगे और इस 14 दिनों में जिन जिन लोगों पर जो जो एड मनी रखी गई, तो वो एक चूंकि सिलसिला ही गलत था, तो ओनली दैट स्पैन ऑफ 40 डेज को नल एंड वाइट किया गया। ये बात ठीक है, लेकिन ये किसी वजीर आला या बीबी फरियाल या इसके उस पे नहीं हुआ। ये एक आम जनरल, जिस तरह की हमदर्दियां लोगों में टीवी ने, मीडिया ने पैदा कर दी थी इन लोगों के लिए कि जी ये भूखे हैं, प्यासे हैं, इन पे फायरिंग हो रही है। तो सर ये किसके ऑर्डर से हुआ था? कर रही थी।
अब्दुल कादिर पटेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 54 बेगुनाह शहरी मारे गए और 2100 FIR दर्ज हो गई जो कि गलत थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को नामजद कर दिया जो बेचारे दुनिया से जा चुके थे, तो फिर इस सारे को अंडू किसके हुक्म से किया गया? किसने कहा था? किसका ऑर्डर था? देखें जी, इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है थ्रू होम डिपार्टमेंट, उससे हुआ है। इसमें हमारा कोई मतलब ना लिखना चलता है, ना साइन चलता है, ना पढ़ना चलता है। नहीं, क्या क्या प्रोसीजर होता है? मैं खुद वकील हूं, मुझे बताइएगा कि किस तरह होम डिपार्टमेंट एक ऑर्डर करता है और उसके बाद 2100 FIR वापस विड्रॉ हो जाती हैं और हेड मनी का नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जो गलत FIRs होती हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता, जो बिल्कुल सिरे से वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है ना पटेल साहब, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है। होम डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के काम पर इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है, असरअंदाज क्यों हो रहा है? होम डिपार्टमेंट क्यों कह रहा है कि FIR खारिज कर दो? आपने अभी कहा। मैंने कहा थ्रू होम डिपार्टमेंट के नीचे ही आती है ना सारी पुलिस वगैरह सर। लेकिन सर होम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। सर, होम डिपार्टमेंट के नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि होम मिनिस्टर पुलिस को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करे, ये बताए कि फलानी FIR खारिज कर दो और फलानी FIR में गिल्टी कर दो। बैरिस्टर साहब, आप कहीं और निकल गए। मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन सबको मिला के मेरा मकसद था होम डिपार्टमेंट। आपने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उठा के होम डिपार्टमेंट बना दिया है, जबकि मैं होम डिपार्टमेंट पूरी एक मदर अम्ब्रेला को कह रहा हूं। सर, ये जो चुरलू फेरा है, आप जो कह रहे हैं कि 14 दिनों में जितनी भी कार्रवाई हुई थी उस ऑपरेशन में, क्योंकि कुछ बेगुनाह लोग उसमें जाँ बहक हुए थे और 2100 FIR हुई थी जिसमें कुछ बेगुनाह, कुछ नहीं 52 लोग हो गए थे। 52 लोग सर, और 2100 FIR में कुछ बेगुनाह लोगों को भी नामजद किया गया। तो जो बेगुनाह लोगों को नामजद किया गया था, नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, चलिए ये भी मैं मान लेता हूं, ये भी मैं मान लेता हूं आपकी बात। तो वो जो बहुत सारे बेगुनाह लोग थे, आप पुलिस को अपना काम करने देते, पुलिस तफ्तीश करती, बेगुनाह लोगों को एग्जोनरेट करती, लेकिन वो लोग, लेकिन सर वो लोग, सर सुन तो लेना, लेकिन वो लोग जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस थे, जो टारगेट किलिंग में, मर्डर्स में, भत्ताखोरी में मुलव्विस थे, आपने होम डिपार्टमेंट ने किस हैसियत से पुलिस को कहा कि 14 दिन में होने वाली तमाम कार्रवाई को आप विड्रॉ कर लें? ये तो वैसे इलीगल ऑर्डर है सर। ये कैसे, ये होम मिनिस्टर कैसे कह सकता है या चीफ मिनिस्टर कैसे कह सकता है? बैरिस्टर साहब, आपने मेरी बात को समझा ही नहीं, सुना ही नहीं। ये चीज हुई इसी तरह। ये 14 दिन से पहले जिस पर जो केसेस थे वो वही रहे, इस 14 दिन के बाद भी जिस पर जो केसेस बने वो बनते रहे, और ये थ्रू इन्वेस्टिगेशन ही खारिज की गई, और इनमें से कुछ FIR रह भी गई जो बाद में GIT का हिस्सा भी है और वो चलती भी रही वो केसेस। मतलब आप जिस तरफ ले जाओ, और इसका कोई एक वन ऑर्डर, यानी इसका कोई एक हुक्मनामा नहीं निकला, ना आपके पास, ना मेरे पास, ना होम डिपार्टमेंट में, कि जी ये तमाम इस तरह खत्म कर दी जाए। नहीं, ये थ्रू प्रॉपर तरीके से हुआ। अच्छा, जब उज़ैर बलोच की हेड मनी का नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने इशू किया था इस ऑपरेशन के दौरान, क्यों किया था? अगर वो क्रिमिनल नहीं था तो क्यों किया था? सिर्फ उज़ैर बलोच के नहीं था, तकरीबन मुझे अगर याद पड़ता है कि 50 से ऊपर लोगों के हेड मनी का इशू कर दिया गया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन SSP कर दिया गया था। तो अब 50-55 लोगों में ऐसे भी नाम आ गए थे, 50-55 लोगों में ऐसे भी नाम आ गए थे जिन बेचारों ने जिंदगी में कभी मुर्गी नहीं मारी। तो ये टोटली, जब एक ऑर्डर में आपको बहुत सारे फ्लॉज नजर आते हैं तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको फिनिश किया जाता है। पटेल साहब, जिन लोगों ने कभी मुर्गी नहीं मारी थी उन लोगों के नाम निकाल देते, लेकिन जिन लोगों ने बंदे मारे थे उन लोगों के नाम क्यों निकाले आपने? नहीं सर, उनके नाम नहीं निकले ना। आपने मेरी बात नहीं सुनी तो समझी नहीं। मैं कह रहा हूं उन 14 दिनों के अंदर जो इजाफा या जो कमी हुई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन की गई और उसका हल ढूंढा गया। आपने अभी कहा कि 14 दिनों में जितनी भी कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन में, उस सब को विड्रॉ कर दिया गया, अंडू कर दिया गया। आपने कहा थोड़ी देर पहले। नहीं, अंडू किया गया मतलब उन लोगों के नाम निकाले गए कि जो क्रिमिनल नहीं थे। 2100 FIR में से उन लोगों के नाम निकाले गए जो सेम टाइम में एक जगह भी, मतलब 4 यानी आपकी नजर में बुक हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की नजर में उज़ैर बलोच क्रिमिनल नहीं था, इस वजह से भी उसकी जो हेड मनी का नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया आप लोगों ने। वो क्रिमिनल नहीं था आपकी नजर में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये आप कैंसिल क्यों किया? आप लगे रहे सर, कैंसिल सर, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि
फिर उन 14 दिनों में जो भी कुछ हुआ उसको सबने कहा कि ये तरीकेकार ही गलत था। बेसिकली जो जिस तरह वो तरीकेकार ही गलत था और उसको रिवर्स किया गया। था सर, क्या तरीकाकार गलत था, मुझे समझाइए क्या तरीकाकार गलत सर था? तरीकेकार ये होता है कि किसी, आप बैरिस्टर है, खुद समझते हैं कि अचानक एक हुक्मनामे के जरिए ना कोई चीज लागू की जाती है एक हुक्मनामे के जरिए और ना कोई चीज विड्रॉ की जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा हुआ, उसके लिए प्रॉपर, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन 14 दिनों में जो चीजें बनाई गई उस पर फिर तफ्तीश हुई और उसको खत्म किया गया जो ठहरती नहीं थी। चलिए एक ब्रेक लेते हैं पटेल साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़े हौसले से पटेल साहब हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये अली जैदी वाली जो JIT है, मैं इस वजह से इसके वाले साहब से सवाल ही नहीं पूछ रहा क्योंकि आप इसको मुस्तनद मानते नहीं हैं। तो जिस चीज़ को आप खुद मुस्तनद नहीं कह रहे उस वजह से मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा। बहरहाल इसमें आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? अच्छा, इसमें इस तरह से है कि ये जो JIT है पटेल साहब, इसमें और जो JIT आपकी होम डिपार्टमेंट की तरफ से इशू की गई है, दोनों में फ़र्क यह है कि इसमें 6 नाम दे दिए गए फ्रेंड्स की लिस्ट में कि उज़ैर बलोच के 6 दोस्त थे जिनका जिक्र उस JIT में नहीं है जो आपने, एक डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फ़रियाल तालपुर साहिबा, आपका नाम है अब्दुल कादिर पटेल, निसार मुराई, यूसुफ बलोच और शर्जील मेमन साहब का नाम है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि उज़ैर बलोच साहब जो हैं वो बचपन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। इसमें यह भी अली जैदी साहब क्लेम करते हैं कि जरदारी साहब के कहने पर असला और माली मावनत आप देते रहे, सेनेटर यूसुफ बलोच देते रहे, निसार मुराई, उवैस मुजफ्फर टप्पी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा देते रहे। मैं इस पर भी बात नहीं करता कि इसमें लिखा हुआ है कि PPP को मजबूर किया उज़ैर बलोच ने 2013 के इलेक्शन में। मैं चाह रहा हूं सर नहीं करता सर, करें आप कहेंगे कि ये दुरुस्त ही नहीं है ना, मैं इस पे बात नहीं करता। जब आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं मैं आप जब जिक्र कर रहे हैं तो फिर बात भी करें, वरना जिक्र ही ना करें। बताइए, फिर उस बात का भी जिक्र करें। नहीं नदीम मलिक, नहीं फिर नदीम मलिक वाले प्रोग्राम का भी बात करें कि PTI किस तरह। मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि वसीम बदामी के शो में आपने उसका जवाब दिया, वसीम बदामी के शो में आपने उसका जवाब दिया और मेरे पास उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। तो फिर चले, अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो मुझे बताइएगा कि इसमें जो लिखा हुआ है कि मोहम्मद रईसी को लियारी का एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया और पटेल साहब यानी कि आपकी मदद से आगा सुराज दुरानी के जरिए जिला लियारी का एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया और फिर वो माहाना 2 लाख रुपए भत्ता देता था। तो इसके अलावा सईद खान को चेयरमैन फिशरीज लगवाया और फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से है कि वो 1 करोड़ भत्ता देता था। तो आप इन सारी चीजों को डिनाई करते हैं, ये कोई भत्ता नहीं जा रहा था टॉप लीडरशिप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसमें मैं अल्फिया बयान तौर पे कह सकता हूं कि कोई बता नहीं जा रहा था। और रईसी जो था वो वैसे ही SCUG का मुलाजिम है, वो तो हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगता रहा है, कोई अलग से कोई रोड से पकड़ के बगैर सर्विस का आदमी तो वो था नहीं। वो अगर आया और उसने अगर कुछ दिया लिया इसका मुझे इल्म नहीं है। और बाकी सईद खान से तो मेरी ना मुलाकात है ना जान पहचान है, अलबत्ता उसको भी इदारों ने गिरफ्तार किया था और फिर छोड़ दिया। अगर कुछ निकला होता तो मेरे ख्याल में आज वो बुक होता। आपने ये भी नहीं कहा कि अगर दूसरी तरफ से हमारा एक बंदा मारा जाता है तो उनके 2 बंदे मरने चाहिए, और जरदारी साहब ने ये पैगाम नहीं भेजा कि मैं खुश हूं उज़ैर बलोच जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। बहुत अब आप सोचें ये कैसी बात है कि अपनी ही हुकूमत में जो टारगेट किलिंग हो रही हो, लाइन ऑर्डर खराब हो रहा है और हुक्मरान खुश हो रहा हो, कितनी अजीब बात है ना, मजेदार बात है। मुखालिफिन की टारगेट किलिंग अगर हो रही हो तो हाँ, चाहे मुखालिफिन की भी हो तो भी तो मसला होता है ना सर, लाइन ऑर्डर खराब होता है ना सर। वो JIT रिपोर्ट जिसको आप मुस्तनद कह रहे हैं ना, जिस JIT रिपोर्ट को आप मुस्तनद कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि जब गैंग वार होती थी लियारी में, सुन तो लेना, जब गैंग वार होती थी लियारी में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स के FIR गैंगस्टर्स नहीं करवाते थे क्योंकि वो खुद से बदला लेने पे यकीन रखते थे। मैंने बैरिस्टर साहब शुरू में आपसे यह कहा कि वो JIT कि उसमें साइन पूरे हैं, अब उस JIT को अदालतों में सबूतों के साथ साबित करना होगा। अच्छा, आपके हवाले से जो जितने भी इसमें इल्जाम आते हैं वो
प्रॉपर्टी के हवाले से कि जी सरकारी जमीन पर कब्जा किया हॉक्स बे रोड पे, मुआज ये बड़ा मजेदार, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टेड है, इसका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। जी हाँ, जी, ये पहले भी मुझ पे इल्जाम लगा। अच्छा, ये जितनी भी जगहें हैं ना, मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि खुदा के वास्ते मुझे चल के वो जमीन जगह दिखा दे जो मैंने कब्जा की है। वो जमीन तो वहां मौजूद होगी, बाग नहीं गई होगी, किसी ने जेब में नहीं रख ली होगी। आज तक कुछ मुझे बताता नहीं कि जनाब ये वाली जमीन है, ये किसी को आपने बेच दी, किसी से खरीद ली, किसी का कब्जा किया, उस पर कुछ तामीर हो गया होगा, मुझे महल वकूफ तो दिखा दें। अच्छा, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मैं तो सिंध गवर्नमेंट में नहीं हूँ, आप सिंध गवर्नमेंट में हैं और आपकी हुकूमत है और आप किसी से भी सिंध गवर्नमेंट में इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। सुन तो लीजिए ना सर, तो इसमें जो इल्जामात हैं कि जैसे 2012 में हॉक्स बे रोड पर हुकूमती ज़मीन की एक जाली लीज दस्तावेज़ात आपने बनवाई हैं और उसको हासिल करने के लिए कब्जे को आपने 50 लाख रुपए उज़ैर बलोच को दिए हैं, इसी तरह बाकी जगहों के हवाले से। तो वो जो ज़मीनें हैं जिसका जिक्र है, उसकी ओनरशिप फिलहाल किसके पास है, वो डॉक्यूमेंट्स आप मीडिया से शेयर कर लें। जनाब अली, मुझे जब मेरी चीज नहीं है, मेरे पास नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में कहां से लाऊं? पर इल्जाम तो आप पे लग रहा है ना सर। आप एक तरफ तो कहते हैं इल्जाम आप पे लग रहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नहीं, इल्जाम जो लगाता है सबूत साबित करना भी उसी का काम होता है। एज ए बैरिस्टर आप ये जानते हैं। नहीं, नैब के कानून में एसेट्स बियॉन्ड मींस में मुल्जिम का काम होता है साबित करना। नहीं, हम इस वक्त क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं। नैब भी क्रिमिनल लॉ का हिस्सा है, साबित करना होता है। नैब भी क्रिमिनल लॉ का ही हिस्सा है। सर नैब का कानून जो भी है वो वैसे जितना है, जिस तरह का है और किस वजह से इस्तेमाल हो रहा है, और ये वाली चीजें भी किस वजह से इस्तेमाल हो रही हैं, मेरा मुंह बंद करने के लिए असेंबली में कि शायद मैं इनकी नाकामी पर उस तरह से आवाज नहीं उठाऊंगा जिस तरह से माजी में उठा रहा था, तो ये भूल होगी, ये भूल होगी। मैं हमेशा उतनी तनकीद करूंगा। मैं अब ये भी बात करूंगा कि पाकिस्तान का यह हाल हो गया है कि अफगानी एयरलाइन में बैठ के टीम आज मुल्क से बाहर गई है। आज एथोपिया हम लोगों से हमसे कोरोना सर्टिफिकेट मांग रहा है, एथोपिया पाकिस्तान से कोरोना सर्टिफिकेट मांग रहा है। मैं मनफी ग्रोथ की भी बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के कर्जों की भी बात करूंगा, मैं आटा चीनी के कमीशन की भी बात करूंगा, मैं चोरी की बात करूंगा, मैं पाकिस्तानी बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी बेचारे दरबदर ख्वार हो रहे हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। अच्छा, वैसे एक जनरल सवाल है मेरा आपसे, अब एक जनरल सवाल है मेरा आपसे, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है अब्दुल कादिर पटेल साहब कि जब कोई क्रिमिनल इस लेवल पे क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है और उसके खिलाफ इल्जामात लगते हैं टारगेट किलिंग के, भत्ताखोरी के, मनी लॉन्ड्रिंग के, दहशतगर्दी के, तो क्या वो किसी किस्म की सियासी सरपरस्ती के बगैर इतने साल ये कार्रवाइयां कर सकता है? कोई इतने साल का मसला असल में ये है ही नहीं ना सर। 2008 से 2013 कितना अरसा हुआ सर? 2008 से 2013 तक पीपल्स अमन कमेटी का हेड उज़ैर बलोच था, 5 साल। और उसके और शुरू में तो मुझे नहीं पता जो हुआ, मैं 2011 से 13 तक के जो वाकयात हैं मैं उनको जानता हूं, उससे पहले मैंने उनको देखा भी नहीं था। अच्छा, आपको एक नाम याद होगा इस शहर का, शुएब खान, आपको है इसका इल्म? जी जी, फरमाइए। आपको है इल्म है? नहीं, मैं शुएब खान को नहीं जानता, आप फरमाइए। अच्छा, वो शहर का डॉन कहलाता था, उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता था और वो कराची में जो चाहे वो कर लेता था। जी जी, नहीं जानते ना? फिर मसला ये कि आपको कराची के मारूजी हालात और यहाँ के मतलब चीजों का उस तरह से इल्म भी होना चाहिए ना। नहीं, मुझे कराची के मारूजी हालात इस हद तक पता है कि ये बात तो आप भी मानेंगे ना पटेल साहब के दहशतगर्दी हुई, टारगेट किलिंग हुई, भत्ताखोरी हुई, गले काटे गए, सर काट के फुटबॉल खेले गए, लाशों को जलाया गया, कटे सरों को खंभों से लटकाया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ये कहती है 2010 से 2013 तक 10,700 के करीब किलिंग्स हुई हैं कराची में। तो ये किसने की हैं सर? ये किलिंग्स किसने की हैं? अब आए बात करें, अब एक तंजीम बनी, कराची हिस्सों में तकसीम हो गया, कराची में नस्ली फसाद हुए, मुख्तलिफ ग्रोह बने, 12 मई जैसे वाकयात हुए, आज भी वो लोग गवर्नमेंट में हैं। लहरी के लोगों को मारा गया, उनको कत्ल किया गया, उनकी लाशें लहरी में आती रहीं, लहरी के लोग बेरोजगार हुए, कराची में लसानियत का दौरा हो गया, कराची के इदारे कब्जा हो गए, केएमसी कब्जा हो गई, वाटर बोर्ड कब्जा हो गई, कराची में तो ये रोकना किसका काम था? प्रोग्राम नहीं करता पटेल साहब, ये रोकना किसका काम था? आपका
आपका चैनल भी 4-4 घंटे का ऑन एयर टाइम देता था, खबरनामा भी पेश नहीं करता था बीच में, तो आप कहां थे उस वक्त? वो तंजीम ने जिसने ये जो आप बता रहे हैं, ये जो चार्जशीट, जितनी बातें आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज गिनवाई है, ये तो आप ही के खिलाफ चार्जशीट है सर, क्योंकि आप 12 साल से हुकूमत में है सिंध में। ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज मैंने नहीं रोकनी थी या मेरे इदारे समा टीवी ने नहीं रोकनी थी, ये आपने रोकनी थी सर। हमने अभी भी कुछ दिनों पहले हमारे डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने वली खान बाबर केस का एक और अहम मुलजिम जो था, सबसे मरकजी मुलजिम, वो गिरफ्तार किया है। एक केस को सॉल्व करके आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमने अपना सारा काम कर दिया। अच्छा चले, तब से हमारी जितनी डिस्कशन है, हमने अमजद साबरी वाला केस सॉल्व किया है। पटेल साहब, देखिए सिंध हमारी जितनी डिस्कशन है, मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले ना। हमने सिंध पुलिस ने अमजद साबरी कत्ल केस भी सॉल्व किया है। सिंध पुलिस ने वो जो हमारे इस्माइली भाइयों के सरों पे गोलियां मारी गई थी, पूरी बसों की बसें मारी गई थी, सिंध पुलिस ने वो केस भी सॉल्व किया है। सिंध पुलिस ने और रेंजर्स ने मिलकर शहर में अमन कायम किया है। ये 59 केसेस, 59 केसेस उजैर बलोच के खिलाफ सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक, सिंध पुलिस ने या सिंध की अदालतों ने एक फैसला भी नहीं किया अभी तक। सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से उसको सजा हुई है। 60 के करीब जो केसेस है उसमें अभी तक आप कहते हैं सब जुडिस है, पता नहीं वो दहशतगर्द है कि नहीं है। नहीं, कोर्ट का फैसला तो करना कोर्ट का काम है सर। प्रोसिक्यूशन तो आपका काम है ना सर, प्रोसिक्यूशन आपने करनी है ना। हम कर रहे हैं। कैसी प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं सर? प्रोसिक्यूशन से अगर कोई कमी अगर किसी जज को होती है तो वो लेटर लिख देता है। आज तक ऐसा कोई जज नहीं है जिसने कहा हो कि प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। पटेल साहब, लास्ट मिनट है और आखिरी सवाल है। चलिए, आप कहते हैं कि उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई नेक्सस नहीं था। उजैर बलोच का अगर पीपल्स पार्टी से मैं मान भी लूं सर, मैं मान भी लूं कि अगर उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई नेक्सस था ही नहीं सर, आखिरी सवाल है, सुन लेना सर, तो उसके बावजूद जो क्राइम कराची में हो रहा था उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी गवर्नमेंट की थी। वो जो रोटी कपड़ा मकान का नारा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लगाया था ना, उसमें सबसे पहले जान आती है सर। जान होगी तो फिर रोटी कपड़ा मकान होगा। तो अगर किसी शहरी की जान ही महफूज नहीं आप उसको दे सके, तो फिर किस हैसियत से आप कहते हैं कि हमें हुकूमत करने का हक है कराची में, सिंध में? बैरिस्टर साहब, कराची 3-3.5 करोड़ का शहर है और यहाँ पर हर किस्म के अच्छे बुरे वाकयात होते हैं 3.5 करोड़ के शहर में। और एक दिलसोज वाकया है, मुझे हैरत है, मैं समझा था आप उस पर भी बात करेंगे, जो कि नफीस लोगों का वाकया है, सर, कल करूंगा फैक्ट्री का, लेकिन मुझे लगा नहीं कल, अच्छा उस पर आप कल करेंगे, ठीक है, उस पर आप कल कीजिएगा। बैरिस्टर साहब, इस शहर में अच्छे बुरे सारे वाकयात होते हैं। इस शहर ने अपना दिल खुला करके खत्म हो गया, 10 पाकिस्तान बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। और मैं जाते जाते आपको दाद दूंगा कि आपने हौसले से मेरे सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अब्दुल कादिर पटेल साहब। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।